बेटा चैप्टर 8 की मिसलेनियस में कोई डाउट्स हैं तो बताइए। बोलिए बेटा मिसलेनियस 8 में कोई डाउट्स हैं तो बताइए। सर हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, और बताइए किसी को कोई डाउट है तो। सर 14, 12 और 11। मिसलेनियस में यस सर। 5, 11, 12 एंड 14। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये हमें एरिया कैलकुलेट करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का एरिया निकालना है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो साइन एक्स का ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। पाई पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल होगा। एरिया 1 विल बी इक्वल टू एरिया 2। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। अब क्योंकि a2 की वैल्यू a1 के इक्वल है, तो ये a1 प्लस a1 यानी कि ट्वाइस ऑफ a1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है ट्वाइस ऑफ a1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें x 0 से लेकर पाई तक वेरी करेगा, और y dx, y की वैल्यू हो जाएगी साइन x, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई तक। तो माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये -2 और फिर ये कॉस एक्स 0 टू पाई, तो ये कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई हो गया -1 और कॉस 0 हो गया 1। 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इनसे बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है। मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस y इज इक्वल टू 1। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1 अगर दोनों पॉजिटिव लेते हैं,
x minus y is equal to 1, minus x plus y is equal to 1, और minus x minus y is equal to 1. तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस. तो अगर इसमें प्लस और माइनस को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, ये दोनों पॉजिटिव, फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, इस तरह से ये 4 स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन है. इनको ड्रॉ करते हैं. अगर इसमें हम x को 0 डालेंगे तो y 1 हो जाएगा, और y को 0 डालेंगे तो x 1 हो जाएगा. इसमें x को 0 डालेंगे तो y माइनस 1, और y को 0 डालेंगे तो x 1. फिर इसमें x को अगर 0 पुट करते हैं तो y 1 हो जाएगा, और y को 0 पुट करते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा. इसमें अगर x को 0 लेते हैं तो y माइनस 1, और y को 0 लेते हैं तो x माइनस 1. ठीक है. अब इन चारों स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं. ये ओरिजिन हो गया 0 0. इस वाले पॉइंट को 1 0. ये वाला पॉइंट हो गया 0 1. फिर ये पॉइंट माइनस 1 0, और ये पॉइंट हो गया 0 माइनस 1. इन्हीं 4 पॉइंट्स की जरूरत है. सबसे पहले इसको ज्वाइन करते हैं 0 1 एंड 1 0. तो 0 1 एंड 1 0 इसको ज्वाइन कर देंगे. ये स्ट्रेट लाइन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. फिर 0 माइनस 1 ये पॉइंट हो गया, और 1 0 ये वाला पॉइंट. तो ये वाली लाइन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. फिर 0 1 दिस पॉइंट एंड माइनस 1 0 दिस पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करिए. तो ये वाली लाइन आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1. और फिर 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 0, इन दोनों को ज्वाइन करिए. तो ये वाली लाइन आ जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो देखिए इसमें जो बाउंडेड एरिया है इन चारों लाइंस के बीच में, ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस दिया हुआ. तो इन चारों से जो बाउंडेड एरिया है वो ये पूरा एरिया होगा, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो इसमें जो a1 a2 a3 a4 ये सभी इक्वल है. तो जो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4. ये 4 टाइम्स के इक्वल आ जाएगा a1 के. तो अगर हम सिर्फ ये वाला एरिया निकाल के और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा. तो ये 4 टाइम्स a1 इज y dx, और इस पे x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ट्रेवल करेगी, और इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे. तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. तो ये 4, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से लेके 1 तक. 4 पहले x की प्लेस पे 1 डालिए, और फिर x की प्लेस पे 0. तो 0 से तो ये सारा 0 ही आ जाएगा. 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, तो 4 इंटू 1 बाई 2, तो ये 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गए. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 12th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय. एरिया निकालना है.
देखिए जरा, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला एट 0,0, तो 0,0 पे अपवर्ड पैराबोला बना लीजिए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये जो y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, ये किस तरफ वाला एरिया होगा। इसको हम ओरिजिन से चेक नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिन इसी कर्व के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये या तो इसके इंटीरियर रीजन को या उसके बाहर वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज करिए कि हम इसके अंदर से एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 0,1 हमने ले लिया, तो हमने टेस्ट पॉइंट ले लिया 0,1 और 0,1 से इसको चेक कर, तो ये y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें y की वैल्यू डालोगे 1 और x की वैल्यू 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। Therefore, y is greater than x square is towards 0,1. तो ये जो एरिया है ये 0,1 की तरफ ही आएगा। तो ये पैराबोला से हम 0,1 की तरफ ये वाला एरिया हमें चाहिए। अब इस एरिया में से हमें इसके साथ बाउंडेड एरिया निकालना। तो जो y is equal to मॉडुलस x है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ y is equal to x एंड y is equal to minus x. ये मॉडुलस x का ग्राफ मैं पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ y is equal to x एंड y is equal to minus x. आप जब एग्जाम में ये ग्राफ बनाओगे तो इस ग्राफ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है आपको, बस ये ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो इससे जो बाउंडेड एरिया है वो पैराबोला के अंदर और y is equal to x और y is equal to minus x से बाउंडेड होना चाहिए। तो ये वाला जो एरिया है मैंने इसको A1 नाम दे दिया और इसको दे दिया A2। तो नाउ A1 इज इक्वल टू A2 और जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा A1 प्लस A2, और क्योंकि A2 A1 के इक्वल है तो ये ट्वाइस ऑफ A1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो A1 एरिया है ये लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया है, तो लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस करना पड़ेगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो अगर आप दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालते हो तो अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो बीच का एरिया आ जाएगा। उसके लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। फॉर P पॉइंट के लिए हम इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसकी इक्वेशन तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा y इज इक्वल। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। तो एक तो ये 0 पे कट करेगा, एक 1 पे कट करेगा। तो अगर x की वैल्यू को हम 1 लेते हैं तो y भी 1 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ a1 मतलब ट्वाइस, और a1 हो जाएगा 0 से लेके 1 तक का एरिया। तो ये 0 से लेके 1 तक का एरिया होगा और लाइन की इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन को माइनस कर दें। एरिया बिटवीन टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा दिया। तो लाइन में जब y dx लगाओगे तो ये पूरा एरिया आएगा, और पैराबोला में y dx लगाओगे तो पैराबोला से x एक्सिस के बीच का एरिया आएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये बीच वाला एरिया बचेगा। ये हो जाएगा ट्वाइस 0 to 1, लाइन से y की वैल्यू x के इक्वल है x dx, और पैराबोला से y की वैल्यू x स्क्वायर के इक्वल है, ये x स्क्वायर dx। बस इसको इंटीग्रेट करिए और आंसर आ जाएगा। तो 2, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, और ये एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1। तो ये ट्वाइस एक्स को 1 पुट करेंगे तो 1/2 और 0 पुट करेंगे तो 0, फिर 1 पुट करिए, x को 1 पुट करा 1/2, 0 पुट करेंगे तो 0, तो 1/2 माइनस 0। फिर यहाँ पे x को 1 पुट करोगे तो 1/3 और 0 पुट करेंगे तो 0। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1/3। इसका एलसीएम 6 और ये 3 - 2
तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एक ट्रिक है जो इस क्वेश्चन को आसान बना देगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए 3 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, 2x + y = 4। एक स्ट्रेट लाइन हो गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन है 3x - 2y = 6, और थर्ड स्ट्रेट लाइन है x - 3y + 5 = 0। तो देखिए इसमें आपको पता है कि पहले ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, फिर उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, और फिर इन 3 लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लाइंस को ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी से ये लाइंस बन भी जाएंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाएंगे। तो इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि पहले आप लाइंस को ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना। तो पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दो, ठीक है। और कैलकुलेशन स्मार्टली करनी है जिससे कम से कम टाइम लगे। तो जो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो ये 2y वाला टर्म तो कैंसिल हो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, और इसके साथ ऐड कर दोगे तो 4x + 3x 7x, तो ये आ गया 7x। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 + 6 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो फर्स्ट और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x2 आ जाएगा। x2 आ जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + y = 4। तो इसको सॉल्व करके ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और y = 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 2, 0 हो गया। मान लो फर्स्ट और सेकंड का ये 2, 0, x2 एंड y0। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, ये -3x हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये इसके जैसा हो जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड कर दो +2। तो देखो ये -3x तो इसको कैंसिल कर देगा। जब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9y, और इसके साथ ऐड करोगे तो 9 - 2 7y हो जाएगा। इधर जाके -5 हो जाएगा, ये इधर आके -5, उसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो -5 × -3 15, 15 + 6 21, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। y 3 आ गया। अब y को 3 रख दीजिए, इसमें रख देते हैं y को 3। तो सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3x - 2 × 3 = 6। तो 3x = 6 + 6 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा 4, 3। अब इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड एडेड टू इक्वेशन नंबर 3 गिव्स
देखो ये y वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 1x 7x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए 12, और ये 5 उधर जाके -5, 12 -5 हो गया 7, तो x की वैल्यू हुई 1, x 1 आ गया। अब x अगर 1 हो गया तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू हो गई 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया 1, 2। अब इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ करें। देखिए सबसे पहले a पॉइंट 2, 0, तो ये 1, ये 2, और ये a पॉइंट हो गया 2, 0। फिर दूसरा पॉइंट है b 4, 3, 3, 4, 1, 2, 3, ये b पॉइंट हो गया 4, 3, और c पॉइंट हो गया 1, 2, और ये 2, ये पॉइंट हो गया 1, 2। अब इन तीनों को ज्वाइन करिए तो ट्राइंगल बनेगा, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, और ये तीसरी लाइन। अब इसमें एक टास्क है, अब ये ढूंढना है कि ये कौन सी इक्वेशन होगी। तो आप देखिए कि ये किस किस से पास होती है, ये वाली लाइन किस से पास होती है। तो ये वाली जो लाइन है वो a हमने 2, 0 लिया है, और b है 4, 3, ये b हो गया, और ये c पॉइंट हो गया। तो ये वाली लाइन b और c से पास करती है, तो ये वाली लाइन b और c से पास करती है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये इन तीनों में से कौन सी लाइन की इक्वेशन है। तो आप बताइए इसको कैसे सर्च करें कि ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है। तो आप देखिए कि इस वाली लाइन में ये वाली लाइन किस किस में कॉमन है। जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो 1 किस किस में कॉमन है। तो देखिए एक तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, Yes, sir. है ना, Yes. और किसमें फर्स्ट इक्वेशन है, एक इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। तो इससे आपको a पॉइंट मिल रहा है और इससे आपको c पॉइंट मिल रहा है, यानी कि a और c पॉइंट में ये फर्स्ट लाइन कॉमन है। तो जो फर्स्ट लाइन है ये a से भी पास करती है और c से भी पास करती है। तो a c से पास करने वाली जो लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालोगे और y की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। इसको भी डालिए तो 2 2 4 + 0, तो ये लाइन हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। उसी तरह से इसको देखिए जरा, ये वाली लाइन, या इसको सेकंड लाइन को देखिए, तो सेकंड लाइन किस किस में कॉमन है। तो सेकंड एक तो इसमें कॉमन है, यानी कि a में सेकंड लाइन है और b में सेकंड लाइन है ना। तो जो सेकंड लाइन है वो a b में कॉमन है, तो जो a b है वो सेकंड लाइन हो गई, यानी कि 3x - 2y इज इक्वल टू 6। ये वाली लाइन हो गई 3x - 2y इज इक्वल टू 6। अब तीसरे को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो तीसरी इक्वेशन बच गई, थर्ड इक्वेशन है bc, तो ये हो गया x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लाइंस हमें मिल गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, तो हमारी एक एक्स्ट्रा मेहनत बच गई कि जो लाइंस को ड्रॉ करने की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लाइंस का ड्रॉ करना एक ही साथ हो। अब देखिए कि अगर हम इस वाली लाइन में y dx लगाते हैं तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड एरिया है ट्राइंगल एबीसी का, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, सबसे पहले इस लाइन का एरिया निकालें, तो ये 1 से लेके और 4 तक ट्रेवल करेगा, तो 1 to 4 y dx, और ये वाला y किस लाइन से आएगा, BC लाइन से आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कवर कर देगा, ये पूरा एरिया आ गया। अब इस वाली लाइन का एरिया निकालें, इस वाली लाइन का एरिया हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक y dx, और ये AC की इक्वेशन से आएगा, ये AC होगी।
ये वाला एरिया हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो टोटल एरिया में इस वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो हमने इसको माइनस कर दिया। फिर इस वाली लाइन का एरिया निकालिए, तो ये y dx और इसकी लिमिट जाएंगे 2 से लेके 4 तक, ये 2 से 4 तक होगी, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन हो गई AB। ठीक है, अब आपका क्या काम है, बस फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। अगर हम इसमें y dx लगाते हैं तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, इसमें y dx लगाते हैं तो ये वाला एरिया आएगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। इसमें y dx लगाते हैं तो ये वाला एरिया आएगा, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको भी माइनस कर दिया, तो टोटल एरिया में से ये वाला और ये वाला एरिया माइनस कर दिया। अब BC की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालें, तो BC की इक्वेशन किस तरफ है, BC इज दिस, इसमें y की वैल्यू आ जाएगी x + 5/3। फिर AC से y की वैल्यू निकालिए, AC है ये वाली इक्वेशन, इससे y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2x। और फिर AB से y की वैल्यू निकालिए, तो AB ये वाली लाइन है और इससे y की वैल्यू 2y उधर चला जाएगा, तो 3x + 3x - 6/2। ठीक है, तो अब इसको आगे वाला जो पार्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा, इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करनी है, बड़ी आसान सी चीज है। ठीक है, तो इससे आगे आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बेटा। सर इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है ना? हाँ बेटा, इन तीनों से बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है, तो इन तीनों से जो बाउंडेड एरिया है वो ट्रायंगल ही बनेगा, ABC। ओके सर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। अभी 18 और 19 क्वेश्चन और डाउट है। क्वेश्चन नंबर 18 and 19. The area of the circle exterior to the parabola. Area of circle. सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 16 and exterior to the parabola. y² = 6x। तो सर्कल का वो एरिया निकालना है जो पैराबोला के बाहर है, आउटसाइड द पैराबोला है। तो देखिए, ये जो x² + y² = 16 है, तो 16 को हम 4² लिख सकते हैं। इसका सेंटर हो जाएगा ओरिजिन और रेडियस हो जाएगा 4। ये सर्कल हो गया। फिर y² = 6x, ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा इस तरह से। तो हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, सर्कल का वो एरिया कैलकुलेट करना है जो पैराबोला से बाहर है। तो ये पैराबोला का इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, तो हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम सिर्फ ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लें A1, तो उतना ही एरिया ये A2 भी होगा, तो ये A1 + A2 एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना, ये बिल्कुल सिमेट्री में एक दूसरे के नीचे ही आएंगे। तो फॉर P and Q इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर P and Q एक इक्वेशन हो गया x² + y² = 16 और दूसरा इक्वेशन हो गया y² = 6x। इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो x² + 6x = 16
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2, तो x की एक वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट के लिए x नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, इसलिए x इसमें 2 फेवरेबल है, तो x को 2 ले लेंगे। x को अगर 2 लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और y हो जाएगा 12 का अंडर रूट 3 4 जा 12, 2 रूट 3 आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 0 और ये 4 रेडियस है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 0। तो देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है, हम इस सर्कल से ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सर्कल में अगर y dx लगाएंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 से लेके 2 तक y dx, और ये वाला जो y है इसको सर्कल से कैलकुलेट करेंगे। तो -4 से लेके 2 तक, और इस सर्कल की इक्वेशन में हमने y dx लगा दिया तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना है। ये एरिया अगर हम टोटल में से माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ये एरिया 0 से लेके 2 तक होगा और ये एरिया जो है वो पैराबोला से बाउंड है। ये पैराबोला का एरिया है तो ये y फ्रॉम पैराबोला। ठीक है, अब सर्कल से y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ट्वाइस -4 to 2 y फ्रॉम सर्कल। यहां से सर्कल की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर पैराबोला की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पैराबोला से y की वैल्यू निकालोगे तो इसका अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तो ये इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं, इसको अपने आप करेंगे, डू योरसेल्फ। नितिन बेटा ये पूरा क्वेश्चन करूं या यहां से आगे कर लोगे आप खुद? सर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस y is equal to cos x, y is equal to sin x, और कंडीशन दी हुई है कि x 0 से लेके π/2 तक होना चाहिए। देखिए ये x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू π/2, तो जो ग्राफ है वो इसके बीच में ही रहेगा। 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया 0,1, और 90 पे 0 होती है, तो ये कर्व इस तरह से जाएगा और ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू x, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 1 होता है, तो ये वाला जो कर्व है ये इस तरह से जाएगा और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू sin x। तो ये वाला कर्व y इज इक्वल टू cos x हो गया, ये वाला कर्व y इज इक्वल टू sin x, और ये हम जानते हैं कि दोनों π/4 पे इंटरसेक्ट करेंगे। आपको सभी को पता है कि cos π/4 की और sin π/4 की वैल्यू इक्वल होती है, तो जब x π/4 के इक्वल होगा तो दोनों के लिए y की वैल्यू सेम होगी, और कितनी वैल्यू हो जाएगी ये 1/√2। तो x को π/4 डालोगे, ये π/4 तो y 1/√2 आ जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,1/√2। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे x π/4 के इक्वल होगा और y की वैल्यू 1/√2 के, तो ये पॉइंट हो जाएगा π/4, 0।
अब एरिया को ध्यान से देखिए कि कौन सा एरिया पूछा गया है। एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, y is equal to cos x and y is equal to sin x. So this area is required. And this is, अगर आप x एक्सिस के साथ इसको निकालते हो तो ये दो कर्व्स के बीच का एरिया है, यानी कि आपको ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to pi by 4 y dx। ये वाला y ऊपर वाली इक्वेशन में से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फिर माइनस 0 to pi by 4 y dx, और जो y है ये नीचे वाली इक्वेशन यानी कि sin x है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू हो जाएगी cos x और सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू हो जाएगी sin x, 0 से लेके pi by 4। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x 0 to pi by 4 माइनस, और sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, ये 0 से लेके pi by 4। इसमें लिमिट डालिए तो sin pi by 4 माइनस sin 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos pi by 4 माइनस 0। तो sin pi by 4 की वैल्यू होगी 1/√2, sin 0 0, और cos pi by 4 की वैल्यू 1/√2, और cos 0 हो गया 1। तो इसका रिजल्ट आ गया ये 1/√2 और 1/√2 2/√2 माइनस 1, यानी कि √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा रिवीजन करते हैं क्लास 11th की चीजों का। सबसे पहले है एनसीआर का क्या मतलब होता है। एनसीआर का मतलब होता है बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको 10 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, 10 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो उसका रिजल्ट होगा 10C3। और इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। दूसरा है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एनसीआर एनसी n माइनस r के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10C7 निकालना है तो ये 10C 10 माइनस 7 के इक्वल होगा, यानी कि 10C3 के इक्वल होगा। एक और थ्योरम होती है NCR प्लस NCR प्लस 1। अगर 1 का गैप होता है, ऊपर वाला नंबर सेम होता है, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे 1 का गैप होना चाहिए, तो ऊपर वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है और नीचे वो आता है जो बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 8C3 प्लस 8C4 है, तो ऊपर वाला नंबर सेम है और नीचे 1 का गैप है,
तो ऊपर एक इंक्रीज हो जाएगा 9 हो जाएगा और नीचे वो आएगा जो बड़ा हो। दूसरा देखिए जैसे 7C5 और 7C4, तो एक का गैप है, ऊपर बड़े वाला आ जाएगा, ऊपर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा और नीचे वो आएगा जो बड़ा हो। तो 4 और 5 में 5 बड़ा है तो ये 5 आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल देखिए, एक बैग में 5 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स, फिर थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 white and 3 black balls, और फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 white और 3 black balls। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान से, जब भी आप गलती करोगे क्वेश्चंस में, तो सिर्फ यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप गलत करो, बाकी तो सब टिपिकल है। मतलब एक टाइप आपको बता दी जाएगी एक एक्सरसाइज के लिए और उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये जो बेसिक है इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। एक व्हाइट बॉल निकालने के टोटल केस कितने होंगे? जैसे PA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NS होता है। ए हमारा इवेंट है, दिस इज द इवेंट A, ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। तो पहले देखिए कि एक बॉल निकालने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं। अगर आपको इसमें से एक बॉल कैलकुलेट करनी है तो टोटल 9 बॉल्स हैं, और 9 बॉल्स में से एक बॉल निकालने के तरीके होंगे NCR के हिसाब से 9C1। लेकिन ऊपर से फेवरेबल केसेस आपको लेने हैं कि वो जो एक बॉल आप निकालोगे वो व्हाइट होनी चाहिए, तो व्हाइट के लिए सिर्फ यही फेवरेबल है। तो इसमें से कोई सी भी एक बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 5C1। और ये ध्यान रखिए कि ये C0 ऑफ एवरीथिंग इज 1 एंड C1 ऑफ एवरीथिंग इज n। तो 5C1 5 के इक्वल हो जाएगा और 9C1 9 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आपको दो व्हाइट बॉल्स निकालनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दो बॉल निकालने के टोटल वेज हो जाएंगे 9C2। लेकिन फेवरेबल तब होगा जब इस वाले सेक्शन में से दो बॉल्स निकालोगे, तो ये 5C2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 2 एंड 3 मिला के 5 बॉल्स होती हैं, तो अगर आप 2 व्हाइट एंड 3 बॉल्स निकालोगे तो टोटल 5 बॉल्स आपको निकालनी पड़ेंगी, और 5 बॉल्स निकालने के टोटल बेस होते हैं 9C5। 2 तो व्हाइट वाले सेक्शन में से आनी चाहिए, तो 5C2। एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, जहां पे एंड होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, और फिर इस वाले सेक्शन में से 3 ब्लैक बॉल्स निकालनी है, तो ये 4C3 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 5C2 इंटू 4C3 डिवाइड बाई 9C5। और अगर 2 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स निकालनी है तो 2 व्हाइट और 3, आप इनको ऐड नहीं कर सकते, ये होगा तो ये नहीं होगा और ये होगा तो ये नहीं होगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। तो इस केस में अगर आप 2 व्हाइट बॉल निकालते हो तो ये वाला आ जाएगा 5C2 अपॉन 9C2, और के लिए प्लस। और अगर 3 ब्लैक बॉल्स निकालते हो तो 9C3 ये टोटल वेज हो गए, और ब्लैक बॉल्स इस वाले सेक्शन में से आएंगी तो 4C3 अपॉन 9C3।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड के लिए इनटू यूज करेंगे और के लिए प्लस यूज करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो अगर आप किसी इवेंट को करते हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो साइमल्टेनियस अकरेंस होगा या 1 by 1 होगा। 1 by 1 को हम अकरेंस इन सक्सेशन भी बोलते हैं, अकरेंस इन सक्सेशन। इसका मतलब होता है कि पहले एक हुआ फिर उसके बाद दूसरा हुआ। तो 1 by 1 अकरेंस के भी दो केस होते हैं, एक विदाउट रिप्लेसमेंट और दूसरा होता है विद रिप्लेसमेंट। ये पार्ट 11th में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको हम रिवाइज करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये 12th में आता है। तो जो साइमल्टेनियस अकरेंस है उसके लिए हम एडिशन थ्योरम यूज करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी पहले इसको डिटेल में पढ़ते हैं, एडिशन थ्योरम क्या होता है, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को पढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साइमल्टेनियस थ्योरम, साइमल्टेनियस अकरेंस, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ये थ्योरम होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी इसमें कोई दो इवेंट्स हैं। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी, इसको ए और बी और बोथ भी लिख सकता है, या इसको एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी में से कम एक, तो अगर कम से कम एक होगा या तो ए होगा या बी होगा या दोनों होगा, और ये वाली चीज ए और बी में इंक्लूडेड होती। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब ए यूनियन बी है। ए तो ए है, बी बी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, इसमें दोनों इवेंट एक साथ होंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। इसमें एक और चीज आती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट होते हैं, इवेंट्स विच नेवर हैपन साइमल्टेनियसली। तो ये इवेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, यानी कि इनके एक साथ होना एक नल सेट है और इसमें A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, अगर ये 0 हो गया तो ये PA प्लस PB हो जाएगा। ये A यूनियन B का स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये वाला स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए लगेगा, और ये जनरल फॉर्मूला है, इसको तो आप कहीं भी लगाइए, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आप इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए भी इसको लगाओगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर ये चीज बन जाएगी। तो इन दोनों चीजों को एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Two cards are drawn from a pack of 52 कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, उनमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट they are both black or both kings। तो या तो दोनों ब्लैक हैं या दोनों किंग हैं। और दूसरे पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट they are both black or both red। तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने इवेंट्स डिस्कस्ड है? बोथ ब्लैक, ये एक इवेंट हो गया कि दोनों ब्लैक हैं, ये ए इवेंट हो गया। बोथ किंग्स, ये बी इवेंट हो गया। बोथ ब्लैक ए हो गया, और ये एक नया इवेंट हो गया बोथ रेड, ये सी हो गया। ठीक है, तो इसमें कुल 3 इवेंट हो गए। एक इवेंट हो गया ए, दूसरा इवेंट हो गया बी, ये तो पहले वाला ही बोथ ब्लैक वाला ए हो गया, और ये इवेंट हो गया सी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? पहले तो अगर आप 2 कार्ड निकालते हो तो 2 कार्ड निकालने के टोटल वेज कितने होंगे? तो हमने NS का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, मतलब टोटल वेज कितने होंगे। तो अगर आप 2 कार्ड्स निकालते हैं तो उसके टोटल वेज 52 में से 2 कार्ड निकालने के तरीके हो गए 52C2। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, और के लिए, और का मतलब यूनियन हो गया, तो A यूनियन B पूछा है। अब सबसे पहले सोचिए कि ये जो A यूनियन B है, इसमें A और B क्या एक साथ हो सकता है या नहीं? दोनों ब्लैक और दोनों किंग हो सकता है, क्योंकि ब्लैक में भी किंग होते हैं, और 2 किंग हो सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकता है। तो ये पहला केस हो गया है, इसका फॉर्मूला हो गया PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, जनरल केस। और दूसरा इसमें पूछा गया है A यूनियन C। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2 कार्ड्स निकालो और दोनों कार्ड्स या तो दोनों ब्लैक हो और रेड भी हो, ब्लैक भी हो और रेड भी हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर 2 ब्लैक होंगे तो वो 2 रेड नहीं हो सकता है, और 2 रेड होंगे तो 2 ब्लैक नहीं हो सकता। मतलब ये 2 इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। तो ये A और जो C है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PA प्लस PC, बिकॉज A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
अब इनमें वैल्यूज पुट करिए। PA मतलब 2 ब्लैक कार्ड, तो 2 ब्लैक कार्ड निकालने की प्रॉपर्टी क्या होगी? 52 कार्ड में से आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड, यानी कि 26 ब्लैक होते हैं, और हमें 2 ब्लैक चाहिए, तो 26 C2 और टोटल 52 होते हैं। फिर किंग, टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, उसमें से हमें 2 किंग चाहिए, तो 4C2 अपॉन 52C2। अब जो A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब है A एंड B बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि 2 कार्ड जो है वो ब्लैक भी होने चाहिए और किंग भी होने चाहिए। ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो ब्लैक और किंग एक साथ होते हैं? तो सिर्फ 2 कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक भी होते हैं और किंग भी होते हैं। एक स्पेड का किंग होता है और एक क्लब का किंग होता है। तो सिर्फ 2 कार्ड ऐसे हैं जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं, तो 2 में से 2 ही कार्ड हमें चाहिए, तो 2C2 अपॉन 52C2। और ये PA प्लस PC, तो PA तो सेम रहेगा 26C2 अपॉन 52C2, और PC की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोथ रेड, तो जैसे ब्लैक 26 होता है वैसे रेड भी 26 होता है, तो उसमें से 2 निकालोगे तो 26C2 अपॉन 52C2। तो जो साइमल्टेनियस अकरेंस है उसमें बस आपको यही 2 फॉर्मूले समझने हैं, एक जनरल फॉर्मूला है और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला इसमें गलती से लगाओगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, तो अपने आप ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप सभी के पास बेटा अभी 15 मिनट है क्या? मैं 15 मिनट में आपको इतना करा दूंगा कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो सब फ्री हैं अगले 15 मिनट के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है यस बेटा। सर। इधर। तो ये 11th का रिवीजन खत्म हो गया, अब 12th का स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 अकरेंस। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसमें जो इवेंट्स हैं वो एक साथ नहीं होते। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, जैसे आपको 2 बॉल्स निकालनी है, 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो दोनों आपने एक ही बार में निकाल लिए, तो वो हो गया साइमल्टेनियस अकरेंस। और 1 बाय 1 का मतलब है कि पहले एक कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला, वो 1 बाय 1 अकरेंस होता है। तो 1 बाय 1 अकरेंस के लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं, और इसमें हम A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें A और B एक साथ नहीं होंगे, 1 बाय 1 होंगे, मतलब एक एक करके होंगे। तो ये जो A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब है A एंड B। तो A एंड B है लेकिन एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक पहले होगा दूसरा उसके बाद में होगा। तो देखिए इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो A पहले होगा और B उसके बाद में होगा, तो ये PB बाई A होगा। ठीक है, या दूसरा हो सकता है P A एंड B में B भी पहले हो सकता है, P A एंड B। तो अगर इसमें B पहले होगा तो A उसके बाद में होगा। ये कोई डिवीजन नहीं है, B बाई A इज नॉट डिवीजन, दिस इज अ सिंबल। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, B की प्रोबेबिलिटी होती है व्हेन A हैज ऑलरेडी बीन डन। तो A को इसमें पहले ही कर लिया गया, या A पहले ही हो चुका है। तो ये जो PB है, PB इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब A पहले से ही हो चुका है, उसके बाद B की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें PB बाई A की, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज। तो PB बाई A का क्या मतलब है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
when A has already been done या A has already occurred. ठीक है, तो पहले जो हम P B निकालते थे वो सिर्फ B की प्रोबेबिलिटी होती थी, लेकिन इसमें ये B की प्रोबेबिलिटी है जबकि A पहले ही हो चुका है। इसी तरह से अगर हम P A by B निकालेंगे, P A by B, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P B, और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है, और आप ध्यान से देखिए तो इसमें वही जो हमने अभी तक पढ़ा है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, A और B की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो जो एग्जांपल हमने किया था उसमें हमने PA निकाला था, PB निकाला था और P इंटरसेक्शन B निकाला था। इसमें भी बस इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी और उनको डिवाइड करना है। अगर A पहले हो चुका है तो PA नीचे आएगा, अगर B पहले हो चुका है तो PB नीचे आएगा, और दोनों ही केसेस में PA इंटरसेक्शन B ऊपर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, a die is thrown twice, a die is thrown twice and sum is found to be 8। तो एक डाई को 2 बार उछाला जाता है और दोनों डाई पे जो नंबर्स आएंगे उनका सम 8 आता है। Find the probability that 3 has occurred at least once. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 कम से कम एक बार आए। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स डिस्कस हो रखे हैं? सम इज फाउंड टू बी 8, ये एक इवेंट है, और दूसरा इवेंट है 3 has occurred at least once। तो सबसे पहले देखिए कि जो एक्सपेरिमेंट है, डाई को 2 बार उछाला गया। तो अगर डाई को 2 बार उछालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएंगे 36। अगर आप एक डाई को उछालते हो तो उसमें 6 आउटकम्स आएंगे, दूसरी डाई को उछालते हो उसमें भी 6, और दोनों के कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 6 into 6 36। तो टोटल 36 आउटकम्स आ सकते हैं। उसमें पहला इवेंट है सम इज 8, तो दोनों इवेंट को लिखे सम इज 8। सम इज 8 कैसे कैसे हो सकता है? 1 7 नहीं हो सकता, 2 6 हो सकता है या 6 2 हो सकता है, फिर 3 5 हो सकता है या 5 3 हो सकता है, और 4 4 हो सकता है। तो इतनी तरह से सम 8 आ सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 1 2 3 4 5, और टोटल है 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। और जो हमारा दूसरा सर इवेंट 1 और 7, 1 और सर 1 7 क्यों नहीं आ सकता? डाई में 7 कहाँ आता है बेटा? 1 से लेके 6 तक के ही तो नंबर्स आते हैं उसमें। सॉरी सर। दूसरा है 3 has occurred at least once, 3 has occurred at least once, 3 कम से कम एक बार आएगा, यानी कि 2 बार भी आ सकता है, at least once। तो देखिए, अगर पहली डाई पे 3 आता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। फिर इसको रिवर्स कर दीजिए, तो 1 3 2 3 3 3 एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो ये वाला एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा। 4 3 5 3 और 6 3। तो 3 के कम से कम एक बार या तो पहली डाई पे आएगा या दूसरी डाई पे या दोनों डाई पे आएगा। तो 6 and 5 11 टोटल केसेस हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 11/36। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें कैलकुलेट करना है।
तो ए इंटरसेक्शन बी में ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, सम 8 भी होना चाहिए और 3 भी कम से कम एक बार आना चाहिए। सम इज 8 एंड 3 हैज अकर्ड एट लीस्ट वंस, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो आप बताइए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड करोगे जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो, सम 8 भी आए और 3 भी कम से कम एक बार आए। 3 और 5। 3 5, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, 3 5 एंड 5 3। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/36, ये 2/36 के इक्वल। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के देखना है कि इसमें सिर्फ दो इवेंट हैं, एक इवेंट हो चुका है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली स्टेटमेंट को पढ़िए, 3 हैज अकर्ड एट लीस्ट वंस, मतलब इसकी सर, प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसको ऊपर रखेंगे और जो हो चुका है उसको नीचे। दोबारा से पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हैज अकर्ड एट लीस्ट वंस, और सम तो 8 पहले ही आ चुका है, मतलब ए पहले हो चुका है और बी की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दें, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गया, 2/36 और पी ए हो गया 5/36। तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और 2/5। क्लियर है बेटा? तो बड़ा सिंपल है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, दो इवेंट होंगे, उनके इंटरसेक्शन यानी कि उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। फिर जो दो इवेंट है उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, दूसरा हो चुका होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसको ऊपर रखना है, जो हो चुका होगा उसको नीचे रखना है। बस एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी और आपको इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है विद एग्जांपल्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए है, तो सर यहाँ पे ए का वो आपने लिया है, ए की प्रोबेबिलिटी। हाँ ये ए की प्रोबेबिलिटी है, वो तो ए के साथ आएगी नहीं, 5/36, और पी इंटरसेक्शन बी हो गया 2/36, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, अ डाई इज थ्रोन थ्राइस, एक डाई को 3 बार उछाला गया है, एंड थर्ड थ्रो एग्जिबिट्स 6, और जो थर्ड थ्रो है उस पे 6 आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट first and second throw exhibit 4 and 5 respectively। तो डाई को 3 बार उछाला गया और तीसरे थ्रो पे 6 आया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट और सेकंड थ्रो पे 4 और 5 आएगा। तो देखिए, अगर आप एक डाई को 3 बार उछालते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 216। अब ए इवेंट है, जो थर्ड थ्रो है, थर्ड थ्रो पे 6 आएगा, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो देखिए, इसमें तो कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए 6 ऑप्शंस होंगे, इसमें भी कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए भी 6 ऑप्शंस होंगे, लेकिन इस पे सिर्फ 6 आएगा, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए ये इवेंट 36 वेज में हो सकता है,
और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 36 डिवाइडेड बाय 260। फिर बी इवेंट देखें। बी इवेंट है कि फर्स्ट और सेकंड थ्रो पे 4 और 5 आना चाहिए, इस पे 4 आना चाहिए, इस पे 5 आना चाहिए। तो इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ये क्लोज्ड है, इस पे सिर्फ 4 आ सकता है, ये भी क्लोज्ड है, इस पे सिर्फ 5 आ सकता है, इस पे कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है, तो इसमें 6 तरीके से आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 आउट ऑफ 216। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। ए भी होना चाहिए, मतलब थर्ड थ्रो पे 6 आना चाहिए, और बी भी होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड थ्रो पे 4 और 5 भी होना चाहिए। तो अब ये तीनों क्लोज हो गए, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन, इसके लिए भी एक ऑप्शन, और इसके लिए भी एक ऑप्शन। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/216। अब देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो हमें निकालना है पी बी बाई ए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/216, और पी ए हो जाएगा 36/216। तो ये 216 से 216 कैंसिल हो गया, और ये 1/36 इसका आंसर हो गया। तो अब बेटा ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप कर सकते हो, एक्सरसाइज 13.1 विद एग्जांपल्स। मंडे को इसको डिस्कस करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 13.1 विद एग्जांपल। Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके।